जूलिया अपने फ्लैट में बैठी टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रही थी कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बाज उठी तो जूलिया ने रिमोट कंट्रोल से टीवी की आवाज़ कम की और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जूलिया बोल रही हूँ, जूलिया ने कहा। साले बोल रही हूँ जूलिया, क्या तुम मेरे साथ करीमपुरा जाओगी? हम रात को वापस आ जाएंगी। दूसरी तरफ से साले की आवाज़ सुनाई दी तो जूलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। करीमपुरा क्यों? वहाँ किसके पास जाना है और क्यों? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्योंकि करीमपुरा दारुल हुकूमत से 150-200 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा शहर था, जिसकी वजह शोहरत वहाँ कदीम तरीन गारें थीं, जिनमें हज़ारों साल पहले तस्वीरें बनाई गई थीं, जिन्हें देखने के लिए सयाह दूर दूर से आते रहते थे। वहाँ मेरी एक फ्रेंड रहती है और मैं उसकी दावत पर जा रही हूँ। बड़ी मिलनसार लड़की है, तुम उसे पसंद करोगी, इस तरह एक छोटा सा टूर भी हो जाएगा, साले ने कहा। लेकिन चीफ से इजाज़त लेना पड़ेगी, जूलिया ने नीम रजामंदाना लहजे में कहा, क्योंकि इन दोनों दिनों कोई मिशन ना था और वो बड़ी बोरियत के दिन गुजार रहे थे। ले लो इजाज़त, तुम में तो चीफ इनकार नहीं करेंगे, मेरे लिए भी साथ ही इजाज़त ले लेना, दूसरी तरफ से साले ने हंसते हुए कहा तो जूलिया भी बेख्तियार हंस पड़ी। अच्छा, मैं बात करती हूँ, फिर तुम्हें फ़ोन करूँगी, जूलिया ने हंसते हुए कहा और क्रेडल दबा दिया और फिर ट्यून आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एक्सटो राब्ता होते ही दूसरी तरफ से चीफ की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ चीफ, साले ने अभी फ़ोन करके कहा है कि उसकी एक फ्रेंड करीमपुरा में रहती है और वो उससे मिलने वहाँ जा रही है। उसने मुझे भी साथ चलने की दावत दी है। हम रात तक वापस आ जाएंगी, आपकी इजाज़त की ज़रूरत है, जूलिया ने कहा। तुम डिप्टी चीफ हो, ऐसे मामलात में खुद भी फैसला कर सकती हो, सिर्फ अहम मामलात में मुझसे बात किया करो, अलबत्ता अपने सेल फोन साथ रखना, बाकी फैसला तुम खुद कर सकती हो, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, साले बोल रही हूँ, चंद लम्हों बाद साले की आवाज़ सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ, चीफ ने तो इजाज़त दे दी है, अब कब जाना है, जूलिया ने कहा। मैं 1 घंटे बाद तुम्हारे फ्लैट पर पहुंच रही हूं, तुम इस दौरान तैयार हो जाओ, साले ने कहा। तुम बताओ मैं क्या पहनूं, जूलिया ने कहा। वही पैंट और शर्ट के ऊपर लंबा कोट पहन लो, नोमी खुद भी यही लिबास इस्तेमाल करती है। मेरी फ्रेंड का नाम नोमी है, साले ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, जूलिया ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो उठी और वाशरूम की तरफ बढ़ गई। फिर जब तकरीबन 1 घंटे के अंदर साले उसके फ्लैट पर पहुंची तो वो तैयार हो चुकी थी। गुड, इसे कहते हैं जामा ज़ेबी, साले ने कहा तो जूलिया इस तरह शर्मा गई जैसे साले की बजाय इमरान ने उसकी तारीफ कर दी हो। वाह, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा मशरकी बन चुकी हो, अब ख़वातीन की बातों पर भी शर्मा रही हो, साले ने हंसते हुए कहा तो जूलिया का चेहरा शर्म से मज़ीद सुर्ख हो गया। फजूल बातें मत किया करो, तुम खुद कम जामा ज़ेब नहीं हो, चलो अब हमने रात को वापस भी आना है, जूलिया ने बात बदलते हुए कहा। आओ चलें, साले ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद साले की सुर्ख रंग की जदीद मॉडल की कार तेज़ी से करीमपुरा की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। जब तक कार दारुल हुकूमत के एरिए में रही उस वक्त तक तो सड़कों पर खासा रश नज़र आता रहा, लेकिन जब उनकी कार मज़ाफ़ात में पहुंची तो रश बेहद कम हो गया। अब इक्का दुक्का कारें आती जाती नज़र आ रही थीं, अलबत्ता ट्रक और वैगनों की तादाद कारों की निस्बत ज़्यादा थी। तुमने ना पहले कभी अपनी फ्रेंड नोमी का जिक्र किया और ना ही कभी उसे बुलवाया, अचानक धमाका कर दिया है, जूलिया ने कहा तो ड्राइविंग सीट पर बैठी साले मुस्कुरा दी। नोमी 2 हफ्ते कबल ग्रेटलैंड से वापस आई है। नोमी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ रही है, फिर उसकी शादी हो गई और वो अपने शौहर के साथ ग्रेटलैंड चली गई। नोमी के ससुराल करीमपुरा रहते थे, खासे खाते पीते लोग हैं, करीमपुरा में उनकी खासी बड़ी जायदाद है। फिर एक कार एक्सीडेंट में नोमी की सास और ससुर हलाक हो गए तो नोमी और उसके शौहर अरीश ने मुस्तकिल पाकेशिया वापस आने का फैसला कर लिया और 2 हफ्ते पहले वो वापस आए हैं। 1 हफ्ता तो अरीश के रिश्तेदारान और दूसरे मिलने वाले ताज़ियत के लिए आते रहे। फिर जब वो फारिग हुए तो नोमी दारुल हुकूमत मेरे पास आई और एक रोज़ गुजार कर वापस चली गई। उसने आज मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे कहा कि मैं आज आ जाऊं तो वो इकट्ठे कदीम गारों में बनी हुई कदीम तस्वीर देखने जाएंगे। उसका शौहर 1 हफ्ते के लिए ग्रेटलैंड चला गया है, इसलिए वो घर में अकेली है, जिस पर मैंने सोचा कि तुम्हें भी साथ ले लूं तो खूब लुत्फ़ रहेगा, साले ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन तुमने नोमी को अपने बारे में क्या बताया हुआ है, जूलिया ने पूछा। मेरे बैकग्राउंड के बारे में तो वो बहुत अच्छी तरह जानती है, डैडी भी उससे मुलाकात कर चुके हैं, अलबत्ता अब मैंने उसे बताया था कि मैंने एक सरकारी एजेंसी ज्वाइन की हुई है जिसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है और उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, और नोमी बेहद अक्लमंद है, इसलिए उसने दोबारा इस मौजू पर बात नहीं की। तुम्हारे बारे में भी मैंने उसे यही बताया है कि तुम हमारे सेक्शन की इंचार्ज हो, साले ने तफसील से जवाब देते हुए कहा तो जूलिया ने इत्मीनान भरे अंदाज में इस बात में सर हिला दिया।
फिर तकरीबन 1.5 घंटे की मजीद ड्राइविंग के बाद वो करीमपुरा के निवाही इलाके में दाखिल हो गईं। इस इलाके में रहायशी कॉलोनियों की खासी तादाद थी। जोलिया पहली बार यहाँ आई थी, इसलिए वो बड़े गौर से इस इलाके और यहाँ रहने वाले लोगों को देख रही थी कि अचानक कार ने एक तंग मोड़ काटा और उसके साथ ही साले ने कार को एक जोरदार झटके से रोक दिया। झटका इस कदर जोरदार था कि जोलिया का सर विंड स्क्रीन से टकराते टकराते बचा। क्या हुआ है? जोलिया ने उसीले लहजे में कहा, लेकिन साले इस दौरान दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई और फिर वो भागती हुई साइड गली में गायब हो गई। जोलिया हैरत भरे अंदाज में ये सब कुछ देख रही थी। उसे समझ न आ रही थी कि साले को क्या हुआ है और क्यों उसने इस अंदाज में कार रोककर गली में दौड़ लगाई है। लेकिन फिर इससे पहले कि जोलिया भी कार से नीचे उतरती, साले दौड़ती हुई वापस आ गई और फिर कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा सता हुआ था। क्या हुआ? क्या हो गया था तुम्हें? जोलिया ने हैरान होकर कहा। मैं बताती हूँ, साले ने होंठ चबाते हुए कहा और फिर कार स्टार्ट करके उसे एक झटके से आगे बढ़ा दिया और फिर थोड़ा आगे ले जाने के बाद उसने कार को एक बार फिर मोड़ा और फिर उसे एक साइड रोड पर ले जाने लगी। फिर इससे पहले कि जोलिया मजीद कुछ कहती, साले ने कार एक कदीम अंदाज की हवेली के बड़े से चौबी गेट के सामने रोक दी और साथ ही जोर जोर से हारन बजाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद फाटक में मौजूद खिड़की खुली और एक उधेड़ उम्र आदमी बाहर आ गया। फाटक खोलो, हम मेहमान हैं। साले ने खिड़की से सर बाहर निकालकर खासे गौसीले लहजे में कहा। जी अच्छा, उधेड़ उम्र आदमी ने कहा और वापस मुड़कर खिड़की में गायब हो गया। कोई खास बात हो गई है जो तुम्हारा मूड बदल गया है? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तफसील बताती हूँ, वैसे कोई खास बात नहीं है, साले ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जोलिया ने देख लिया था कि वो मुस्कुरा न रही थी बल्कि मुस्कुराने की अदाकारी कर रही थी। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और साले ने कार आगे बढ़ा दी। हवेली का सहन खासा वसी था। उसके बाद इमारत नजर आ रही थी। एक साइड पर 2 कारें मौजूद थीं। साले ने अपनी कार उन कारों के साइड में ले जाकर रोक दी। आइए, साले ने जोलिया से कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी तो जोलिया ने भी कार का दरवाज़ा खोला और नीचे उतर आई, लेकिन उसके चेहरे पर कबीदगी के तअसुरात नुमायां थे। शायद उसकी वजह साले का पुरअसरार रवैया था। उसी लम्हे एक नौजवान लड़की इमारत से निकलकर तकरीबन दौड़ती हुई उनकी तरफ बढ़ी और फिर वो हाय कहकर साले से लपट गई। जोलिया समझ गई कि यही साले की फ्रेंड नोमी है। ये मेरी फ्रेंड है नोमी, साले ने नोमी का तारुफ जोलिया से कराते हुए कहा। और ये मेरी बॉस मिस जोलिया है नोमी, साले ने जोलिया का तारुफ कराते हुए नोमी से कहा। माय गॉड, आप गैर मुल्की हैं और गालबन स्विस नयाद हैं, क्यों मैं ठीक कह रही हूँ ना? रस्मी फिक्रात की अदायगी के बाद नोमी ने जोलिया से मुखातिब होकर कहा। हाँ, कभी स्विस थी लेकिन अब तो पाकिस्तानी हूँ, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर थोड़ी देर बाद वो एक खूबसूरत अंदाज में सजे हुए कमरे में बैठी हुई थीं। एक आदमी ने उनके बैठते ही मशरूबात लाकर उनके सामने रख दिए। नोमी, तुम्हारे घर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम शायद शाजिया था, साले ने जूस सिप करते हुए नोमी से कहा। हाँ, लेकिन वो काम छोड़ गई है। सुना है कि उसके बाप का कोई बड़ा प्राइज बॉन्ड इनाम निकल आया है और उसने कोई दुकान बना ली है जिससे खासी आमदन हो जाती है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? नोमी ने जवाब देते हुए कहा। आज हम तुम्हारे घर आ रही थी तो एक तंग से मोड़ पर जैसे ही मैंने कार को मोड़ा तो वही शाजिया एक साइड से अचानक सामने आ गई। मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी उसे टकराते टकराते बची। वो लड़की खासी जख्मी थी, यूं लग रहा था जैसे उसकी दोनों टांगें खून से भरी हुई हैं और इस हालत में वो दौड़ती हुई गली में घुस गई। मैं कार से उतरकर उसके पीछे गली में भागी ताकि उसकी मदद कर सकूं, लेकिन वो एक मकान में घुस गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उसे पुकारा भी कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूं, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया तो मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन उसकी जो हालत मैंने देखी है, लगता है कि वो जिंदा ना बच सकेगी। उसे फौरी अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी है, साले ने कहा। ओह, न जाने क्या हुआ होगा उसके साथ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसके माँ बाप हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, वही कुछ करेंगे, नोमी ने कहा। तुम अपने किसी मुलाजिम को भेजकर मालूम तो कराओ कि असल बात क्या है। किसी ने उसे इस अंदाज में ज़ख्मी किया है और अब उसकी क्या हालत है, साले ने कहा। अरे छोड़ो, कोई और बात करो। दूसरों के मसाइल में मदाखलत करने से हमें क्या मिल जाएगा? हाँ, अगर वो कहीं सड़क पर पड़ी होती तो उसकी मदद हो सकती थी। अब तो वो अपने घर पहुंच गई है तो हम मज़ीद उसके लिए क्या कर सकते हैं? नोमी ने लातलकाना अंदाज में कहा तो साले ने बात बदल दी, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि नोमी की बात उसे अच्छी नहीं लगी। मूड ख़राब मत करो साले, मैं मालूम करती हूँ, नोमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी शायद साले के चेहरे पर आने वाले तसरात से उसकी नागवारी को समझ गई थी। तुम्हें क्या हो गया है साले? एक आम से वाक़या से तुम इस कदर टिची हो रही हो, क्या ख़ास बात है इसमें? जोलिया ने भी हैरत भरे लहजे में कहा। मेरी छठी हिस्स कह रही है उसके पीछे कोई बड़ा मसला लगता है कि उस लड़की के जिस्म को खंजरों से काटा गया है। वो शदीद ज़ख्मी थी, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह भाग रही थी जैसे शदीद खौफजदगी के आलम में लाशऊरी तौर पर भाग रही हो, साले ने कहा। अभी मालूम हो जाएगा, वो जगह बताओ जहाँ ये सब हुआ है, नोमी ने कहा तो साले ने उसे तफसील बता दी।
तो नोमी उठकर कमरे से बाहर चली गई। शायद आपने किसी मुलाजिम को तफसील बताकर वहाँ भिजवाने के लिए। क्या खास बात महसूस की है तुमने? जूलिया ने नोमी के जाने के बाद साले से पूछा। मेरा ख्याल है कि उस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है। नाकामी की सूरत में उसे शदीद जख्मी किया गया है और मैं ऐसे मुलज़िमों का इबरतनाक अंजाम चाहती हूँ, साले ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जूलिया ने कहा। तो साले ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद नोमी वापस आ गई। मैंने अपने खास मुलाजिम को भेजा है, वो सब मालूम करके आएगा, नोमी ने कहा। और फिर वो तीनों बातों में मसरूफ़ हो गईं। नोमी जूलिया और साले के साथ बातें करते हुए बेहद खुश नज़र आ रही थी। कुछ देर बाद एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और उसने सबको सलाम किया। हाँ, क्या मालूम हुआ है शाकिर? नोमी ने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। बेगम साहिबा शाजिया अस्पताल में है, उस पर इंतहाई गैर इंसानी तशद्दुद किया गया है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। कहा जाता है कि उसे एक सड़क पर से अगवा किया गया था, शाकिर ने जवाब देते हुए कहा। किसने किया है ये सब? नोमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। बेगम साहिबा करामत बाबू और उसके साथियों का नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है, शाकिर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो, नोमी ने कहा। तो शाकिर सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। ये करामत बाबू कौन है? साले ने कहा। यहाँ का मशहूर गुंडा है, उसका कोई क्लब भी है, यहाँ खतरनाक लोग हैं, नोमी ने जवाब देते हुए कहा। कौन सा क्लब है उसका और कहाँ रहता है ये? साले ने पूछा। देखो साले, ये ठीक है कि तुम किसी इंटेलिजेंस इदारे में काम कर रही होगी और तुम इन लोगों को सज़ा भी दे सकती होगी, लेकिन हमने यहाँ मुस्तकिल रहना है, जबकि तुमने वापस चले जाना है, और हम लोग किसी सूरत इन लोगों के साथ टकराव के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसलिए जो हुआ उसे छोड़ो, अब इस मामले पर मजीद कोई इकदाम करना ठीक नहीं होगा, नोमी ने साले को समझाते हुए कहा। नोमी ठीक कह रही है साले, पुलिस खुद ही इस मसले को निपटा लेगी। हर जगह जराइम तो बाहर हाल होते ही रहते हैं, जूलिया ने कहा। तो साले ने इस बात में सर हिला दिया। फिर खाना खाने के बाद नोमी उन्हें कदीम गारें और उनके अंदर बनाई गई तस्वीर दिखाने ले गई और उन्होंने उसे बेहद एंजॉय किया। शाम को उनकी वापसी हुई, लेकिन जूलिया उस वक्त बेख्तियार उछल पड़ी जब कार एक अस्पताल के खुले गेट में दाखिल हुई। ये कहाँ जा रही हो? जूलिया ने हैरान होते हुए पूछा। मैं शाजिया से खुद बात करना चाहती हूँ, साले ने कार को पार्किंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आखिर तुम इस मामले में इस कदर क्यों टिची हो रही हो? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, जूलिया ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। सिर्फ चंद मिनट तुम्हें इंतज़ार करना होगा, मैं भी आ रही हूँ, फिर दारुल हुकूमत चलेंगे, साले ने कार रोक कर कार से नीचे उतरते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि जूलिया कुछ कहती, वो एक लिहाज से दौड़ती हुई अस्पताल के मेन गेट की तरफ बढ़ती चली गई, जबकि जूलिया होंठ पीछे खामोश बैठी रही। उसे वाकई समझ न आ रही थी कि आखिर इस मामले में इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रही है। ये ठीक है कि लड़की शाजिया के साथ गुंडों ने कोई ज्यादती की होगी, लेकिन इन गुंडों के खिलाफ पुलिस काम करेगी। लेकिन साले शायद असल बात न बता रही थी, लेकिन जाहिर है जूलिया इस वक्त आज खुद कोई फैसला न कर सकती थी सिवाय इंतज़ार के। साले की वापसी तकरीबन निसफ घंटे बाद हुई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने कार का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। क्या हुआ, कोई खास बात? जूलिया ने कहा। शाजिया हलाक हो गई है, साले ने कदरे गुलगीर लहजे में कहा और कार स्टार्ट करके उसे मोड़कर फाटक की तरफ रवाना हो गई। ओह, बहुत अफसोस हुआ। वेरी सैड, जूलिया ने कहा, लेकिन साले ने सख्ती से होंठ पींचे खामोश बैठी कार चलाती रही। जूलिया चाहती तो थी कि इस मसले पर मजीद बातचीत हो, लेकिन साले का मूड बता रहा था कि वो अब मजीद बात करने पर तैयार नहीं है। तुम्हें उसकी हालत देखकर क्या यही शक हुआ था कि वो बच न सकेगी? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद जूलिया ने कहा। मैं तुम्हें क्या बताऊं जूलिया, शाजिया नोमी के साथ पिछले हफ्ते मेरे पास आई थी और उसने मुझे अलर्गी में बताया था कि करीमपुरा में जहां वो रहती है वहां उसके साथ वाली गली में करीमपुरा के सबसे बड़े बदमाश करामत बाबू का अड्डा है, और वो उनके अड्डे के हमसाया में एक औरत के घर गई तो वहां वो छत पर गई तो उसने अड्डे के एक कमरे में 4 गैर मुल्कियों को 2 गुंडों के साथ बैठे देख लिया। उसने ये सब कुछ एक खुले रोशनदान से देखा था और उनके दरमियान होने वाली बातें सुनी थी। वो करीमपुरा में रहने वाले किसी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार को अगवा करने और उसे क्रेमिया ले जाने की बातें कर रहे थे। शाजिया वैसे ही तजस्सुस की बिना पर यह बातें सुनती रही कि किसी की नज़र उस पर पड़ गई और वो उसे पकड़ने के लिए भागे, लेकिन शाजिया पहले ही वहाँ से निकलकर दौड़ती हुई नोमी के घर पहुँच गई। उसने नोमी को सब कुछ बताया तो नोमी ने उल्टा उसे डांटा और फिर नोमी उसे साथ यहाँ ले आई। तो उसने मुझे ये सब कुछ इसलिए बताया कि वो चाहती थी कि मैं नोमी को कहूँ कि वो उसे गुंडों से बचा ले, क्योंकि इन गुंडों ने उसके घर धमकी भिजवाई थी कि वो उसे हलाक कर देंगे। लेकिन नोमी इस मिजाज की नहीं है कि दूसरों के मामलात में पड़े। उसने उल्टा शाजिया को नौकरी से फारिग कर दिया था। आज जब मैंने शाजिया को इंतहाई ज़ख्मी हालत में भागकर अपने घर की तरफ जाते देखा तो मैं समझ गई कि उस पर उन गुंडों ने हमला किया है। चुनांचे मैं उसके पीछे भागी ताकि उसे मालूम कर सकूं, लेकिन वो खौफज़दा थी। फिर ये बताया गया कि वो अस्पताल में दाखिल है।
अब अस्पताल जाकर मैं उससे बात करना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो हलाक हो चुकी थी। उसका पोस्टमार्टम हो रहा था, इसलिए मैं वापस आ गई। साले ने पहली बार असल बात पूरी तफसील से बता दी। ये डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कौन है? जूलिया ने कहा। मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता अब मैं मालूम करूंगी, क्योंकि बेचारी शाजिया सिर्फ उसके अगवा की बात सुनने पर मारी गई है, तो लाजमन ये मामला बेहद अहम होगा, साले ने कहा। तो तुम मुझे दारुल हुकूमत छोड़कर दोबारा वापस जाओगी? जूलिया ने चौंक कर कहा। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं इमरान साहब से कहकर टाइगर को इस काम पर तैनात करा दूं। टाइगर असल बात का पाताल से भी खोज निकाल लाएगा, साले ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, ये तजवीज़ बेहतर है, लेकिन तुम खुद बराह रास्त टाइगर से बात कर लो, वरना इमरान ने तो उल्टा तुम्हें जिज कर देना है, जूलिया ने कहा। मेरी बात शायद टाइगर इतनी संजीदगी से ना ले। हाँ, तुम उससे बात करो, साले ने कहा। ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलो, मैं उससे बात करती हूँ, जूलिया ने कहा। तो साले का सोता हुआ चेहरा एक चार खिल उठा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।